हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल वाले गुरुजी पर। तो आज हम शुरू करने वाले हैं दोस्तों 10th क्लास का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम होने वाला है पॉलिटिकल पार्टीज। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया पॉलिटिकल पार्टी सीधा क्यों करा रहे हो, आपने फेडरलिज्म तो पढ़ाया नहीं, जेंडर इक्वलिटी वाला तो नहीं पढ़ाया। ये दोस्तों इसलिए भी पढ़ा रहा हूँ क्योंकि वो मिड टर्म में 3 चैप्टर आ चुके थे, वो मैं क्लास में पढ़ा चुका था। तो हमारे बच्चे कुछ प्राइवेट क्लास के बच्चे जिनका एग्जाम ना थोड़ा जल्दी हो जाता है, तो उनके लिए मैं पहले ही चैप्टर करा दे रहा हूं। तो आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4। तो आप ये पहले से पढ़ के रखो, मैं 5 चैप्टर करा दूंगा, मेरी गारंटी है। बट आप जैसे जैसे मैं करा रहा हूं वैसे वैसे चैप्टर पढ़ते रहो, ठीक है। प्राइवेट वाले बच्चों को ज्यादा फायदा है क्योंकि ये चैप्टर उनके भी आ रहे हैं और उनका एग्जाम जल्दी होगा। प्री बोर्ड जो भी गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे उनका थोड़ा लेट है, ठीक है, दिसंबर के आसपास। लेकिन बाकी बच्चों का जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे उनका प्री बोर्ड होने वाला है थोड़ा जल्दी, तो इसलिए मैं चैप्टर नंबर 4 डाल रहा हूं जिसका नाम क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज। तो सबसे पहले आपके दिमाग में यही क्वेश्चन आना चाहिए कि भैया पॉलिटिकल पार्टीज होता क्या है। तो कुछ बच्चों के दिमाग में जो भी क्वेश्चन आ रहा है आप जरूर कमेंट करें कि आपके हिसाब से पॉलिटिकल पार्टी क्या है, और फिर तो मैं बताऊंगा ही। तो दोस्तों पॉलिटिकल पार्टी कुछ लोगों का समूह होता है, ठीक है, कुछ लोगों का क्या होता है, ग्रुप, लोगों का समूह, ठीक है, जो क्या लड़ेगा, इलेक्शन। अरे भाई जो क्या लड़ेगा, इलेक्शन लड़ेगा, चुनाव लड़ेगा। अब आपके दिमाग में तुरंत आ रहा होगा, देखो जैसे बीजेपी क्या है, एक ग्रुप ही तो है लोगों का ग्रुप। उसमें मोदी जी है, योगी जी है, रेखा गुप्ता जी है, ऐसे 4 अमित शाह जी है, ठीक है। तो ये ग्रुप बन गया, ये लोगो ग्रुप है। ये ग्रुप एक क्या है, पॉलिटिकल पार्टी तो है जो क्या करती है, इलेक्शन लड़ती है। बीजेपी एक पार्टी है, उसमें बहुत सारे लोग हैं, क्या कर रहे हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं। और जैसे ही इलेक्शन को जीत जाएंगे दोस्तों, ये तुरंत किस में आ जाएंगे, पावर में आ जाएंगे। और जैसे ही पावर में आ जाएंगे देश के लिए काम करने लगेंगे, अच्छी अच्छी पॉलिसीज बनाने लगेंगे, अच्छे अच्छे प्रोग्राम करने लगेंगे, ठीक है। उसमें प्रॉपर स्पीच देंगे कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, हवा में महल बना दूंगा, जो भी अपना अपना सबका है, ठीक है। कुछ सच्चे वादे करते हैं तो बहुत सारे झूठे वादे भी करते हैं। बाकी आप लोगों को ज्यादा ज्ञान है, आप लोगों को ज्यादा पता है, बाकी आप देखते हुए आ रहे हो पॉलिटिक्स की, भारत की जितनी पॉलिटिक्स है। तो हमें नॉर्मली ये समझना था पॉलिटिकल पार्टी पहले क्या होता है। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि पॉलिटिकल पार्टी क्या होता है। पॉलिटिकल पार्टी कुछ लोगों का समूह होता है जो इलेक्शन लड़ता है और पावर में आने के बाद जनता के लिए बहुत सारे काम करता है। इसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल पार्टी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि भाई पॉलिटिकल पार्टी के कितने हिस्से होते हैं। अगर अहम हिस्सों की बात करूं, पॉलिटिकल, ठीक है, पार्टी, अगर इसके अहम हिस्से की बात करूं तो इसके 3 हिस्से होंगे। कितने हिस्से होंगे, 3। सबसे टॉप पे आ जाएंगे लीडर, यानी नेता। ये लीडर कौन हो जाएगा, जैसे अभी मोदी जी हो गए, रेखा गुप्ता, योगी जी, ये लीडर हो गए। लीडर के नीचे आ जाएंगे आपके सक्रिय नेता। कौन आ जाएंगे, सक्रिय नेता। भैया ये कौन होते हैं, अभी बता रहा हूं। सक्रिय नेता, एक्टिव मेंबर, क्या बोलते हैं इनको, एक्टिव मेंबर, ठीक है। बायलैंग्वेज चीजें होने वाली है, तो ना हिंदी मीडियम को दिक्कत होगा ना इंग्लिश मीडियम को, आराम से देखना है। और सबसे नीचे होते हैं समर्थक यानी सपोर्टर्स। समर्थक यानी आपके हो जाएंगे सपोर्टर। अब देखो पॉलिटिकल पार्टी के 3 हिस्से, एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाता है कि पॉलिटिकल पार्टी का कौन सा हिस्सा नहीं है। 3 ये दे देगा और एक अलग से दे देगा, उस पर तुम टिक मार दो कि ये हिस्सा नहीं। तो पॉलिटिकल पार्टी में सबसे टॉप पे लीडर आएंगे जो लीड करेंगे, जैसे कि आपके मोदी जी हो गए, योगी जी हो गए, रेखा गुप्ता, ये सब लीडर है। लीडर के नीचे आ जाएंगे एक्टिव मेंबर। ये एक्टिव मेंबर क्या करेंगे, ये एक्टिव मेंबर क्या करेंगे दोस्तों, जैसे आपने देखो बहुत बड़ी रैली निकली, रैली में मैनेजमेंट करना है कि मोदी जी कहाँ खड़े होंगे, भीड़ कितनी कहाँ होगी, डीजे कहाँ बजेगा, कौन सा गाना कब बजने वाला है। मतलब वो पार्टी के लिए एक्टिव होकर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, पूरा अपना जीवन पार्टी को दे रहे हैं, पार्टी के लिए काम करते हैं। वही आगे बाद में लीडर बनते हैं। जैसे मोदी जी पहले पार्टी के लिए काम कर रहे थे दोस्तों, अभी वो एकदम से प्राइम मिनिस्टर नहीं बने, बहुत पार्टी को उन्होंने टाइम दिया है, पार्टी के ऊपर इतना काम करा है। उसके बाद जब पार्टी को लगा कि ये बंदा आगे बढ़ना चाहिए, तब जाके वो आज लीडर बनते बनते सीएम बने, फिर ऐसे करके एमएलए सीएम, फिर ऐसे करके आज क्या है, वो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर। तो वो भी पहले एक्टिव मेंबर हुआ करते थे। और एक्टिव मेंबर से नीचे होते समर्थक, वही वाले आपके ऐसे झंडा लेके हर हर मोदी, घर घर मोदी, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया आपको कि पॉलिटिकल पार्टी के 3 हिस्से कौन कौन से होते हैं। सबसे टॉप पे कौन होता है, लीडर। लीडर के नीचे कौन होता है, एक्टिव मेंबर। एक्टिव मेंबर के नीचे कौन होता है, आपके सपोर्टर यानी समर्थक। क्लियर हो गया। अब हम आगे बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले दिमाग में, अगर आपको 50 रुपए दूंगा, ठीक है, मैंने अकेडमी में पूछा था क्वेश्चन, एक बच्चे फंस गए थे, नहीं बता पाए थे, लेकिन एक ने तुक्का मार दिया तो बता दिया। क्वेश्चन ये है कि दोस्तों पॉलिटिकल पार्टी कितनी है हमारे देश में। हमारे देश में कितनी पॉलिटिकल पार्टीज है। बहुत कम टाइम में चैप्टर कराऊंगा, टेंशन मत लो। हमारे देश में कितनी पॉलिटिकल पार्टीज है, एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है। तो आंसर हो जाएगा, बता सकते हो, कोई बता सकता है, तो आंसर हो जाएगा 750 से भी ज्यादा, 750 से भी ज्यादा, ठीक है। तो हमारे देश में कितनी पार्टी है, 750 मान लो लगभग। सॉरी। अब मेन ये है दोस्तों, अब क्वेश्चन ये बनता है कि पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत क्यों है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, नहीं थिंकिंग के लिए आपकी, कि पॉलिटिकल पार्टी क्यों चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत क्यों है। तो दोस्तों पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत से मेरे दिमाग में क्वेश्चन आता है, एक बारी को आप फील करके ना पॉलिटिकल पार्टी को हटा दो, अब कौन बचे, लीडर्स।
पॉलिटिकल पार्टी हटा दो, मोदी वोदी ये सब एक क्या है, नॉर्मल लीडर। अभी तक बीजेपी थी तो मोदी जी कंट्रोल रखते थे, रेखा गुप्ता पे कंट्रोल रखते थे कि भाई आपको अच्छे से काम करना है, करना वो करना है, तो रेखा गुप्ता पे कंट्रोल हो रहा है, योगी जी पे कंट्रोल हो रहा है और वो विकास कर रहे हैं। मोदी ने बोल दिया कि अगली बार आपको हटा देंगे, ठीक है, अगर आप अच्छे से काम नहीं करोगे। अब मान लो बीजेपी पार्टी है ही नहीं, अब सब अपना अपना लीड कर रहे हैं। अब मान लो ये पूरा भारत है, भारत के कुछ हिस्से में कोई राज कर रहा है, कुछ हिस्से में कोई, सब अपने अपने एरिया में क्या होगा, फोकस, सब अपने अपने एरिया में क्या हो जाएंगे दोस्तों, अपने ही एरिया में फोकस हो जाएंगे। उसको बाकी किसी और एरिया से मतलब नहीं, इस वाले को इस एरिया से मतलब नहीं, इसको इससे, क्योंकि ये अपने एरिया में फोकस करेगा। और क्या पता है ये अपने एरिया में विकास भी ना करे। कुछ लोग विकास इसलिए भी करते हैं क्योंकि उसको डर है कि अगली बार पार्टी हमें टिकट नहीं देगी। तो दोस्तों पॉलिटिकल पार्टी की इसलिए भी जरूरत है कि नेता अपने, ये हर बार फोन ही आ जाता है मेरे समझ नहीं आता, नेता अपने इलाके में क्या हो जाता है दोस्तों, फोकस हो जाता है। 1 मिनट रुक जाओ, साइलेंट कर लूं, फिर ये कट जाएगा तो साइलेंट। पॉलिटिकल पार्टीज की इसलिए भी जरूरत है कि अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी तो नेता अपने एरिया पे फोकस हो जाएगा, मेन तो कारण ये अपने एरिया पे फोकस हो जाएगा, इससे पूरे भारत का डेवलपमेंट नहीं होगा। और अपने एरिया पे फोकस हो जाएगा तो उसका मन काम करे, क्या पता काम करे भी और ना करे, क्योंकि उसको पता कोई पार्टी है ही नहीं, अगली बार फिर टिकट लेंगे, फिर लड़ेंगे, फिर जीतेंगे। तो इसलिए भी पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत है कि नेता अपने इलाके में फोकस ना हो जाए। ये क्लियर हो गया आपको पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत, ठीक है। अब मेन बात है कि हमारा मेन क्वेश्चन, तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो समझ लो, पॉलिटिकल पार्टी के काम, पॉलिटिकल पार्टी राजनीतिक दल, इसके कार्य क्या होते हैं दोस्तों, काम पूछ लेगा कि इसके कार्य क्या होते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि इसके काम क्या होते हैं। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, पॉलिटिकल पार्टी के बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि सबसे पहला मैं बोलूं तो चुनाव लड़ना। सबसे पहला काम क्या होगा, चुनाव लड़ना। चुनाव लड़ने के बाद क्या होगा, इलेक्शन जीतेंगे। इलेक्शन जीतने के बाद क्या करेंगे दोस्तों, कानून का निर्माण करेंगे। क्या करेंगे, कानून का, लाइन से याद करना, कोई ऐसे रटना रुटना नहीं है। कानून बनाएंगे, ठीक है, लॉ बनाएंगे। सबसे पहले इलेक्शन लड़ेंगे, फिर लॉ बनाएंगे, फिर उसके बाद लॉ बनाएंगे किसके लिए, जनता के लिए। तो जनता के लिए बढ़िया बढ़िया पॉलिसी, कानून बनाने के लिए पॉलिसी बनानी पड़ेगी, तो बढ़िया बढ़िया क्या बनाएंगे, नीतियां बनाएंगे, पॉलिसी बनाएंगे, नीतियां और कार्यक्रम करेंगे, बढ़िया बढ़िया प्रोग्राम। कार्यक्रम को क्या बोलते हैं, प्रोग्राम। तो बढ़िया बढ़िया पॉलिसी बनाएंगे कि भाई हम एजुकेशन को इतना सुप्रीम बना देंगे, अमेरिका को पीछे कर देंगे एजुकेशन में, ठीक है, एकदम घर घर पानी आएगा, साफ पानी आएगा, आपको एकदम कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सारी पॉलिसी बनाएंगे, फिर प्रोग्राम वगैरह करके जनता को बताएंगे कि हमारा, हम आपके लिए ये कर रहे हैं, हम आपके लिए वो कर रहे हैं, हमें वोट दीजिए, ये करिए वो करिए, हम अगली बार फिर जिता देना हमें, ठीक है। तो पॉलिसीज वगैरह, कार्यक्रम वगैरह करना स्टार्ट करेंगे। ये सब काम कौन कर रही है, पॉलिटिकल पार्टी। फिर उसके बाद कुछ पार्टियां कहां बैठेगी, विपक्ष में। कहां बैठेगी, विपक्ष में। तो विपक्ष की भूमिका भी निभाएगी, विपक्ष में भी तो बैठेगी भाई पॉलिटिकल पार्टी। जैसे अभी पक्ष में कौन बैठी है, बीजेपी, तो बीजेपी की पार्टी है, रूलिंग पार्टी है, तो फुल रूल कर रही है। विपक्ष अपोजिशन साइड कौन बैठी है, विपक्ष यानी अपोजिशन, तो अपोजिशन में कौन बैठी है आपकी, कांग्रेस बैठी है, आम आदमी पार्टी बैठी है। तो ये विपक्ष पार्टियां होगी जो जनता के, ये विपक्ष पार्टी क्या करेगी, जनता के मुद्दों को उठाएगी, ठीक है। अगर कुछ काम नहीं करेगी अच्छे से पक्ष पार्टी, तो जनता के मुद्दों को उठाएगी, ठीक है, जनता के लिए लड़ाई लड़ेगी। तो 1 2 3 4 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो ये 5 पॉइंट आप लिख देना। और भी अच्छा काम लिखते हो, कल्याणकारी योजनाएं बनाएगी, वेलफेयर स्कीम्स, कल्याणकारी योजनाएं, योजना जिसको हम बोलते हैं वेलफेयर स्कीम, ठीक है, योजना नहीं योजना। तो वेलफेयर स्कीम, तो ये 6 काम ना 5 ही कर रहे हैं। तो पता पॉलिटिकल पार्टी का क्या काम होता है, आसान है। सबसे पहले वो इलेक्शन लड़ेगी, इलेक्शन लड़ने के बाद वो सरकार बनाए, और भी लिख सकते हो, सरकार बनाना और चलाना, सरकार बनाना प्लस चलाना, ठीक है। सरकार बनाएगी, चलाएगी, लॉ बनाएगी, नीति यानी पॉलिसीज वगैरह, प्रोग्राम वगैरह करेगी, विपक्ष की भूमिका निभाएगी, अपोजिशन पार्टी की भूमिका, जनता के मुद्दों को उठाएगी। जैसे बहुत सारे जनता के, आप देखोगे बिहार के अंदर बहुत सारे लोग रील्स बना रहे हैं, ऐसी ऐसी जगहों पे जा रहे हैं जिनको नीची कास्ट वालों को जिनको टच नहीं करते, वहाँ पूरी रील्स बन रही है, वहाँ जनता के मुद्दों को उठाया जा रहा है कि देखो आज का ये बिहार है। आज के बिहार में कल मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें क्या था, एक औरत, वहाँ पे इतने बेकार घर बने हुए थे, घर भी इतने बेकार थे, बिल्कुल अच्छे नहीं थे, और बेचारी वो वहाँ पे सूखे चावल खा रही थी, ओनली, दाल भी नहीं, कुछ भी नहीं, सब्जी भी नहीं, सूखे चावल खा रही थी। आज भी ये दशा, और उससे पूछा जाता है कि आप डेली ऐसे खाते हो, उसने बोला हाँ डेली सूखे चावल, कभी कुछ ऐसे नॉर्मल खाना खाते हैं, बेकार सा खाना खाते हैं, प्रॉपर तरीके से खाना और प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन भी नहीं पहुंच रहा है। ये आज का आपका बिहार है दोस्तों, ठीक है। मैंने कुछ पिछली वीडियो में चर्चा करी थी और मैं इस वीडियो में भी डिस्कशन कर रहा हूँ। तो जनता के मुद्दे वगैरह को उठाने का काम करते कौन, पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन यहाँ पे मीडिया जनता के मुद्दे को उठा रही है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी तो कुछ और चीजों में लगी हुई है। कल्याणकारी योजना, वेलफेयर स्कीम्स, कल्याण करने के लिए, जनता का कल्याण हो तो बढ़िया बढ़िया स्कीम्स निकालती है। जैसे आपने देखा होगा अभी कुछ दिल्ली में निकला था उस टाइम पे, कौन सी योजना निकली थी, बहन जी योजना, ऐसे बहुत सारी योजना निकलती रहती है, ठीक है। महिलाओं के लिए फ्री कर देंगे, बस फ्री, ऐसे करके बहुत सारी योजनाएं निकलती हैं दोस्तों। 2500 रुपये दे देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे,
बाकी मिल रहे नहीं मिल रहे आपको भी पता है। पॉलिटिकल पार्टी क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया दोस्तों, पॉलिटिकल पार्टी के काम क्लियर हो गए, कोई दिक्कत परेशानी। अब हमें डिस्कस करना दोस्तों, 3 प्रकार के सिस्टम होते हैं। पहला वन पार्टी सिस्टम, कौन सा होता है? वन पार्टी सिस्टम। फिर होता है 2 पार्टी सिस्टम, और फिर होता है मल्टी पार्टी सिस्टम। इसको बोलते हैं एक दलीय व्यवस्था, एक दलीय व्यवस्था। इसको बोलते हैं 2 दलीय व्यवस्था। इसको बोलते हैं बहु मतलब बहुत सारी, दलीय व्यवस्था। चलो तीनों को समझ लेते हैं, आसान है, आपने पहले भी जान रखा। वन पार्टी से ही समझ आ रहा है, नाम से समझो। वन पार्टी सिस्टम, जहां एक ही पार्टी का राज हो उसको बोलते हैं वन पार्टी सिस्टम। जैसे कि एग्जांपल फॉर चाइना, चाइना में सिर्फ एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, वो वही राज करती है। 2 पार्टी सिस्टम का मतलब है जहां पे 2 पार्टियां हो, जैसे अमेरिका और ब्रिटेन, ए बी, अमेरिका और ब्रिटेन। अमेरिका में 2 पार्टी रही, रिपब्लिक पार्टी हो गई, डेमोक्रेटिक पार्टी हो गई, तो 2 पार्टियां वहां पे राज करती है और कोई पार्टी नहीं है। और मल्टी पार्टी सिस्टम का है मतलब है बहुत सारी पार्टियां, जैसे इंडिया के अंदर 750 भी ज्यादा पार्टियां, तो इंडिया में कौन सा सिस्टम है? मल्टी पार्टी सिस्टम। तो वन पार्टी सिस्टम क्लियर हो गया, 2 पार्टी सिस्टम क्लियर हो गया, मल्टी पार्टी सिस्टम भी आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों। कोई दिक्कत परेशानी वन पार्टी सिस्टम में, 2 पार्टी सिस्टम में, मल्टी पार्टी सिस्टम में, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर हो गया दोस्तों। अब इसमें से, अब क्वेश्चन कभी कभार यही बनता है कि इसमें से कौन सा सिस्टम बेहतर है, कौन सा सिस्टम बेहतर है। तो दोस्तों आप ये नहीं कह सकते कि वन पार्टी सिस्टम बेहतर है। 2 वन पार्टी सिस्टम आज चाइना में, लेकिन चाइना देखो कितना आगे है, ठीक है। 2 पार्टी सिस्टम अमेरिका और ब्रिटेन में, ठीक है, और मल्टी पार्टी सिस्टम इंडिया में। अगर तीनों में कंपेयर करो तो सबसे पीछे हमारा मल्टी पार्टी सिस्टम ही है, ठीक है। तो फिर भाई कैसे हम पहचाने कौन सा सिस्टम बेहतर है? तो आप डाइवर्सिटी के अनुसार ही पहचान सकते हो, डाइवर्सिटी के थ्रू ही आप इसको पहचान सकते हो कि कौन सा सिस्टम बेहतर है। अगर डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है तो मल्टी पार्टी सिस्टम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी डाइवर्सिटी है, तो बहुत सारे लोग होंगे, तो बहुत सारे लोगों की पसंद अलग अलग होगी, तो उन्हें भी अपनी पार्टी चाहिए। जैसे मान लो इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी है, यहाँ पे बिहारी लोग भी रहते हैं, बंगाली लोग भी रहते हैं, और काफी टाइप्स के लोग यहाँ पे रहते हैं। तो बिहारी चाहेंगे कि उनको, उनके लिए भी नेतृत्व करने के लिए कोई बिहारी आगे बढ़े, बंगाली चाहे, क्योंकि रियल में अगर कोई बिहारी नेता ही बनता है तो सच में वो बिहारियों को आगे लेके जाएगा। कोई बंगाली नेता बनता है, हमें रियल नहीं कह रहा कि 100% लेके जाएगा, लेकिन मेजोरिटी चांस है कि वो लेके जाएगा। तुम देखो जिस कास्ट का बंदा होता है ना, वो चाहता है मेरी कास्ट का ही बंदा खड़ा हो। तभी तो आज भी इंडिया में कास्ट बेस पे पॉलिटिक्स खत्म नहीं हुई है। आज भी बिहार में इलेक्शन हो रहे हैं, आप लोग जाके देख लेना, कास्ट बेस पे बंदे का पूरा मैनिपुलेट कर दोगे कि एजुकेशन पे बात करो, इस पे बात करो, उस पे, एट द एंड वो ये जाके देखेगा कि मेरी कास्ट क्या है और उस नेता की कास्ट क्या है, सीधा जाके उस नेता को वोट डाल देगा। जब तक भारत कास्ट और इन सबसे ऊपर नहीं उठेगा, भारत का विकास नहीं होने वाला दोस्तों। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर होगी कि सिस्टम बेहतर हम ऐसे नहीं पहचान सकते, हमें डाइवर्सिटी देखनी पड़ेगी। अगर डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है तो मल्टी पार्टी सिस्टम अच्छा है, ठीक है। डाइवर्सिटी कम है तो 2 पार्टी सिस्टम भी क्या है, अच्छा। वन पार्टी सिस्टम को बेस्ट इसलिए नहीं बोल सकते, तो वन पार्टी सिस्टम में दोस्तों दिक्कत भी हो जाती है। जैसे चाइना ने तो चला लिया वन पार्टी सिस्टम, वहां तो डिक्टेटरशिप चलती है, वन पार्टी सिस्टम की तो बात ही छोड़ो, वहां डिक्टेटरशिप चीजें चलती है, तो डिक्टेटरशिप में चीज चल जाती है। लेकिन वन पार्टी सिस्टम में क्या होता है, बंदा मक्कारी भी कर सकता है, जरूरी थोड़ी 100% काम करेगा। मल्टी पार्टी सिस्टम में बंदा तब काम कर लेता है, उसे बीजेपी को पता है कि अगर हम अच्छे से काम नहीं करेंगे तो कांग्रेस चुन लेंगे, खत्म हो गई ना आम आदमी पार्टी। थी ना दिल्ली में, कब से राज कर रही थी ना, कोई मौका ही नहीं था कि बीजेपी यहाँ आएगी, आ गई ना बीजेपी। अब लोग बीजेपी का भी काम देखना चाहते हैं, क्या पता आगे बीजेपी बैठी कोई और भी पार्टी है। तो जनता जिसका काम देखती है उसको आगे बढ़ाती है। वन पार्टी सिस्टम में उसको पता है मैं काम करूं चाहे ना करूं, मेरे को ही रहना है, तो वन पार्टी सिस्टम इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता। और 2 पार्टी और मल्टी पार्टी सिस्टम आपको क्लियर हो गया होगा। और आपको ये भी पता होगा कि दोस्तों कौन सा सिस्टम बेहतर है, वो डाइवर्सिटी के अनुसार ही हम पता लगा सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है तो मल्टी पार्टी सिस्टम बेस्ट है, क्योंकि जितने ज्यादा डाइवर्स वाले लोग होंगे उतना पॉलिटिकल पार्टी होगी, तभी लोग अच्छे से अपनी पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। एक बार चेक कर पाएंगे कि नहीं भाई अच्छा काम कर रही है, वो अपनी पार्टी को ही आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। ये क्लियर हो गया तुम लोगों को। अब क्वेश्चन दोस्तों ये है कि साउथ एशिया में, साउथ एशिया की बात हो रही है, यानी वर्ल्ड है, मान लो पूरा वर्ल्ड है, वर्ल्ड है, सर्कल है, मारो थप्पड़, वर्ल्ड है, सर्कल है, इस सर्कल को हम मान रहे हैं वर्ल्ड। फिर उसमें मान लो ये एशिया है, एशिया है, इस सर्कल को मान रहे हैं हम एशिया। एशिया में भी साउथ वाली साइड बात कर रहे हैं, नीचे वाली, जिसमें इंडिया पड़ता है, पाकिस्तान पड़ता है, बांग्लादेश पड़ता है, ठीक है, नीचे वाली बात कर रहे हैं। तो ये साउथ एशिया की बात कर रहे हैं। तो साउथ एशिया में पूछ रहा है कि जनता की भागीदारी कैसे है पॉलिटिक्स में, जनता की भागीदारी किसमें, राजनीति में, पॉलिटिक्स में। तो दोस्तों एक लाइन में इसको खत्म करना चाहो तो मैं ये बोल सकता हूँ, जनता की भागीदारी, जनता को इंटरेस्ट तो बहुत है लेकिन ट्रस्ट 0% है। जनता को इंटरेस्ट, यानी मैं बोल रहा हूँ जनता, देखो नॉर्मल सी लाइन से, तो एक बात तो ये समझ लो, जनता को
इंटरेस्ट बहुत है। तुम देखो साउथ इंडिया जब पॉलिटिक्स की बात आती है, बिहार में पॉलिटिक्स चल रही है तो पूरा इंटरेस्ट लेगी, लेकिन अगर पूछो आपको किस पॉलिटिकल पार्टी पे ट्रस्ट है तो बहुत सारे बोलेंगे किसी पे ट्रस्ट नहीं है। ऐसे ही है, इसे इंटरेस्ट 100% और ट्रस्ट 0%। समझ आ गया दोस्तों? 100% और आपका ट्रस्ट, ठीक है, 0%। क्लियर हो गया दोस्तों? इस लाइन में इसको खत्म कर दिया जाता है कि जनता, अब इसको आप बना के ले सकते हो कि नहीं भाई जनता को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, बहुत ज्यादा जनता जानने के लिए उत्सुक है। ठीक है, एक मिनट में फोन उठा लो दोस्तों अभी इतना आपको समझ आ गया, इंटरेस्ट 100% और ट्रस्ट 0%। अब हम बात करते हैं कि दोस्तों पार्टीज कितने टाइप्स की होती है, भारत में कितने टाइप्स की पार्टीज है। भारत में 2 प्रकार की पार्टीज होगी, या तो वो पार्टी स्टेट लेवल की होगी या तो वो पार्टी नेशनल लेवल की होगी दोस्तों। या तो वो स्टेट लेवल पे उसका वर्चस्व होगा या तो नेशनल लेवल पे। इसको बोलते हैं प्रांतीय पार्टी। क्या बोलते हैं? प्रांतीय दल। ठीक है, और इसको बोलेंगे राष्ट्रीय दल। राष्ट्रीय दल या तो प्रांतीय पार्टी होगी। अगर देखो जिसको आप प्रांत लेवल पे जानते हो, मतलब आपको पूरे देश में उसका नाम गूंजने को नहीं मिलता, तो वो प्रांतीय पार्टी हो जाएगी। और जिसका देश लेवल पे नाम गूंजने को मिलता है वो नेशनल पार्टी हो जाएगी। जैसे बीजेपी को पूरे देश में जाना जाता है तो वो एक नेशनल पार्टी है। और आपका जैसे आरजेडी हो गई, ये सब एक प्रांतीय पार्टी है, प्रांत लेवल पे सीमित है, मतलब ये बिहार में ही सीमित है, आरजेडी वगैरह हो गई। और आप बीजेपी लो, कांग्रेस, ये एक नेशनल पार्टी है कांग्रेस। ठीक है, सीपीआईएम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सवाद एक नेशनल पार्टी है। आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी बन गई है। तो हमारी टोटल अभी देखा जाए तो 6 नेशनल पार्टियां हैं। ठीक है, और प्रांतीय पार्टी बहुत सारी है, आप जितने बताओगे मैं उतनी बताते जाऊंगा। जैसे कुछ का एग्जांपल बुक में दे रखा है प्रांतीय पार्टी। जैसे भैया एग्जांपल दो कि प्रांतीय पार्टी कितनी है, कौन कौन सी है। तो एक हो गई बीजू जनता दल। कौन सी हो जाएगी? बीजू जनता दल। ये उड़ीसा में इसका वर्चस्व है, इसको आप ज्यादा जानते नहीं होंगे। सिक्किम लोकतांत्रिक मोर्चा। सिक्किम लोकतांत्रिक मोर्चा। ठीक है, ये भी कहां, इसका भी कहां वर्चस्व है आपका? स्टेट लेवल पे हो गया। ठीक है, बीजू जनता दल हो गई, सिक्किम लोकतांत्रिक मोर्चा हो गया, मिजो नेशनल फ्रंट हो गई, मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट। तो ये सब दोस्तों स्टेट लेवल पे है और ये दिखाया भी गया है। प्रांतीय दल कुछ नाम भी बता दिए गए, तो आप ये याद रखना। अच्छा, ये प्रांतीय लेवल की पार्टी, लेकिन इसकी विचारधारा प्रांतीय लेवल की नहीं, फिर तो गलत चले जाओगे। विचारधारा तो ये इसकी नेशनल लेवल की है और इसको बनना है। विचारधारा इसकी एकदम नेशनल लेवल की, नेशनल लेवल की पॉलिसीज भी होती है इसकी। समझ आ रहा है? बस खाली अभी प्रांतीय पार्टी है, लेकिन जैसे ही उठने लग जाएगी, फिर समझ आ रहा, काम करने लग जाएगी, तो ये भी नेशनल पार्टी में चेंज हो सकती है। जैसे बीजेपी पहले प्रांतीय पार्टी, धीरे धीरे नेशनल पार्टी बनी है। ठीक है, तो बंदा प्रांतीय से नेशनल पे जाता है। तो ये आपको समझ आ गया। अभी ये कौन सी पार्टी है? प्रांतीय पार्टी। इसकी विचारधारा जो है ये बड़े लेवल की, पूरे इंडिया लेवल की है। ठीक है, लेकिन वो है कि अभी थोड़ा सा फंसी हुई है स्टेट लेवल पे। जैसे जैसे उभरेगी तो नेशनल की भी तैयारी में लगे हुए हैं। और हमारी नेशनल पार्टी कितनी है अभी प्रेजेंट में देखा जाए तो 6 नेशनल पार्टियां। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भैया स्टेट पार्टी कैसे बन सकते हैं, नेशनल पार्टी कैसे बनती होगी। ठीक है, तो स्टेट पार्टी कुछ नाम याद होंगे। नेशनल पार्टी कौन कौन सी है? तो टोटल 6 नेशनल पार्टी है। जैसे मैं बात करूं, बीजेपी नेशनल पार्टी है, अभी हम इसके बारे में पढ़ लेंगे, ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता, बस हम डिस्कस कर लेंगे। कांग्रेस हो गई, आम आदमी पार्टी हो गई, इसको आप जानते ही हो। सीपीआईएम हो गई, सीपीआईएम एक पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया ऑफ मार्क्सवाद। ठीक है, कितनी हो गई? 4। एनपीपी हो गई, नेशनल पीपल्स पार्टी। कौन सी हो जाएगी? नेशनल। और एक हो जाएगी बीएसपी, बहुजन समाजवाद पार्टी, जिसपे हाथी का वो लगा रहता है फ्लैग पे। ठीक है, हाथी का छाप, तो बीएसपी। ये 6 कौन सी पार्टियां हैं? आपकी नेशनल पार्टियां हैं। तो इनके बारे में डिस्कस करना है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि नेशनल पार्टी कैसे बनती है और प्रांतीय पार्टी कैसे बनती है और कौन बनाता है। देखो, तो इसमें सबसे अहम भूमिका होती है दोस्तों चुनाव आयोग की, इलेक्शन कमीशन की। किसकी भूमिका होती है? चुनाव आयोग, इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्शन कमीशन। क्या बोलते हैं? इलेक्शन कमीशन। ये चुनाव आयोग जो होता है ना दोस्तों, यही नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी का दर्जा देता है। अब आप स्टेट पार्टी कैसे बन सकते हो? यही चुनाव चिन्ह देता है, यही पार्टी को क्या देता है? मान्यता देता है। सारे काम ये करता है। पार्टी को मान्यता देने का काम कौन करता है? पार्टी को पार्टी बनाने का, ठीक है, मान्यता देने का काम कौन करता है? आपका ये करता है। चुनाव चिन्ह कौन प्रोवाइड करता है? ये करता है। तो इलेक्शन कमीशन के ये सारे काम होते हैं। ठीक है, तो स्टेट पार्टी आप कैसे बन सकते हो और नेशनल पार्टी आप कैसे बन सकते हो, ये आपको पता होना चाहिए। स्टेट पार्टी बनने के लिए आपको 2 क्राइटेरिया को पूरा करना पड़ेगा। या तो आप जितनी वोट डली है उस स्टेट में उसका 6% ले आओ, ये थोड़ा टफ होता है। 6% पूरे दिल्ली के अंदर जितनी वोट डली है उसका 6% मिलना चाहिए। या फिर आपको विधानसभा में 2 सीट मिलनी चाहिए। अब ये मत बोलना विधानसभा क्या होता है दोस्तों। ठीक है, विधानसभा स्टेट लेवल की असेंबली होती है जो स्टेट लेवल पे कानून बनाती है। ठीक है, स्टेट लेवल की असेंबली होती है। 9 सबका टॉपिक है, बस अभी इतना याद करो अगर तुम्हें नहीं है तो। स्टेट असेंबली जो होती है उसमें कितनी सीट मिलनी चाहिए? 2 सीट मिलनी चाहिए। कितनी मिलनी चाहिए? 2, या तो पूरे 6%।
नेशनल पार्टी में आप ये कर सकते हो कि लोकसभा में या तो 4 सीटें ले आओ, लोकसभा में, ठीक है, या तो 4 सीटें ले आओ। अब बोलोगे लोकसभा क्या, देखो स्टेट असेंबली में, स्टेट असेंबली को विधानसभा, स्टेट असेंबली कौन सी होती है, विधानसभा, विधानसभा इसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट लेवल पे रूल बनाती है और लोकसभा नेशनल लेवल पे रूल बनाती है। तो ये स्टेट की तो बात हो रही है, तो स्टेट में क्या आएगी, स्टेट असेंबली। तो स्टेट के अगर इलेक्शन होते हैं तो वहां आप 6% वोट ले आओ, या तो आप 2 सीटें ले आओ विधानसभा के अंदर। नेशनल लेवल पे अगर आपको नेशनल पार्टी बनना है तो लोकसभा में 4 सीटें ले आओ, वरना यहाँ भी 6% क्या ले आओ, वोट। सीटें 0 आया, 6% वोट आ जाए तब चलेगा। 4 तो सीटें मिलनी चाहिए लोकसभा में। तो ये क्राइटेरिया है नेशनल पार्टी बनने का और स्टेट पार्टी। तो ये क्राइटेरिया उन 6 पार्टियों ने पूरा कर रखा है, इसीलिए आज वो नेशनल पार्टी है। और ये प्रांतीय पार्टी इसलिए क्योंकि इसने ये क्राइटेरिया पूरा कर रखा है, ठीक है। और भी छोटी छोटी पार्टी होती है जिनका क्षेत्रीय लेवल पे डिस्कशन, वो और छोटी छोटी पार्टी है, तो उसका जैसे पंखा पार्टी हो गई, ठीक है, मशीन पार्टी हो गई, ऐसे बहुत सारी पार्टियां। तो इतनी पार्टियों 750 से ज्यादा पार्टियां इंडिया में। तुम कुछ ही पार्टियों के नाम जानते हो, आप भी नहीं जानते हो, ना मैं जानता 750, और ना मैं जानना चाहता। जो बड़ी पार्टियां मैं उन्हीं का नाम जानना चाहता हूँ, छोटी पार्टियों का नाम क्यों जानना, कोई अभी बेनिफिट नहीं है। और अच्छा काम करेगी, दिखने लग जाएगी, तो फिर बढ़ चढ़ के फिर बड़ी, फिर तो जानने लगेंगे, ठीक है। आम आदमी पार्टी को जानते ही आज, ये भी पहले कुछ छोटी पार्टियां हुआ करते थे, आज धीरे धीरे नेशनल पार्टियां बन गई है। ये आपको क्लियर हो गया दोस्तों। चुनाव आयोग स्टेट पार्टी कौन है, नेशनल पार्टी होगा, कैसे स्टेट पार्टी बनते हैं, कैसे नेशनल पार्टी बनते हैं, क्लियर हो गया। अब 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, उसके बाद हम आ जाएंगे दोस्तों किस पे, आपके मेन टॉपिक पे 6 पार्टीज पढ़ के, और हमारा चैप्टर हो जाएगा खत्म। अब यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है पॉलिटिकल पार्टी के क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के क्या बोल रहा है, चुनौतियां यानी चैलेंजेस, कुछ चुनौतियों का डिस्कशन कर रहा है। ये क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर बोलता है कि इसके सुधार भी बता देना साथ साथ। तो चलो हम पहले चुनौतियों को डिस्कस करते हैं। तो पहली चुनौती हो जाएगी दोस्तों वंशवाद की चुनौती। अभी सब समझाऊंगा, पहले लिख देता हूं डायनेस्टी, ठीक है, वंशवाद की चुनौतियां, डायनेस्टी। दूसरा हो जाएगा आपका लोकतंत्र का अभाव, लोकतंत्र का अभाव, लैक ऑफ डेमोक्रेसी, क्या हो जाएगा, लैक ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। आपका वंशवाद हो गया, लोकतंत्र, पारदर्शिता का अभाव, ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, पारदर्शिता का अभाव, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। पारदर्शिता का अभाव हो गया, क्रिमिनल्स को एंट्री मिल जाती है, ये सब चुनौतियां है, क्रिमिनल को एंट्री देना। समझ रहे दोस्तों। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा, वंशवाद एक बड़ी चुनौती हो जाएगी। वंशवाद मींस मैं ये कहना चाहता हूँ, आपने देखा होगा बहुत सारी पार्टी ना अपने वंश को आगे बढ़ाती है। जैसे अब नॉर्मल से कांग्रेस में देखो, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री को हटा देना और गुलजार जवाहरलाल नेहरू, फिर इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी, ऐसे करके आज राहुल गांधी। तो ये वंश ही उनका आगे बढ़ रहा है। रियल में अगर कोई ऐसा मेंबर भी हो पार्टी के अंदर जो डिजर्व करता हो, वो उसको आगे नहीं लेके आने देते, अपने ही वंश को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और हर एक नेता यही चाहता है कि मैं बनूं, फिर बीजेपी को थोड़ा बहुत छोड़ दो इस मैटर में, नहीं तो हर नेता ये चाहता है कि मैं बनूं, फिर मेरा बेटा, फिर मेरा बेटा, ऐसे करके आगे बढ़ाना चाहता है। तो वंशवाद एक बड़ी चुनौती है, अच्छा लीडर सामने नहीं दिख पाता। दूसरा लोकतंत्र का अभाव, डेमोक्रेसी का बहुत ज्यादा लैक है दोस्तों। आप डेमोक्रेसी का देखो, डेमोक्रेसी का लैक में पार्टी के अंदर की बात कर रहा हूं। जैसे पार्टी के अंदर जो बंदा डिजर्व करता है वो आगे नहीं बढ़ पाता पार्टी के, क्योंकि वंशवाद को आगे बढ़ाओगे तो डिजर्विंग कैंडिडेट, क्योंकि पार्टी को ये भी डर लगता है अगर ये डिजर्विंग कैंडिडेट अगर ये डिजर्व कर रहा, मान लो ये आगे बढ़ गया, तो फिर ये पार्टी ना तोड़ दे, अलग पार्टी ना बना ले, या फिर आगे ना निकल जाए। बड़े नेताओं को भी डर लगता है कि ये डिजर्व तो कर रहा है लेकिन ये आगे ना निकल जाए। अभी मोदी जी से क्या पता बीजेपी में और एक खतरनाक बंदा हो, लेकिन उसको कभी दिखाया ही नहीं गया, क्योंकि वो उसको लग रहा है कि मोदी जी को ये ना फील हो कि मेरे से आगे निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिखता है कि डेमोक्रेसी का क्या है, लैक है दोस्तों। और तीसरा हो जाएगा पारदर्शिता। पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी की बात हो रही है। पार्टी और जनता के बीच ना जीरो ट्रांसपेरेंसी है। पार्टी में क्या चल रहा है जनता को बहुत पता नहीं लग पाता। ट्रांसपेरेंट गत्ता सुना आपने, आपको आर पार दिखने वाला, या आर पार की बात हो रही है, तो जनता और आपका पार्टी पता नहीं लग पाता क्या है क्या चीज। जनता को बहुत सारी चीजें नहीं पता पार्टी की, कि पार्टी क्या करने वाली है या क्या करेगी, तो ट्रांसपेरेंसी नहीं है। पार्टी के बीच क्या है, नेताओं के बीच भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, बड़े नेता और छोटे नेता के बीच भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। बड़े नेता अपना कुछ फील्डिंग में जा रहे होते हैं, छोटे नेताओं को उसके बारे में पता नहीं होता। तो इसके बहुत सारे नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट है, और क्रिमिनल्स बहुत ज्यादा एंट्री ले रहे हैं। ये सब चुनौतियां दिख रही है पॉलिटिकल पार्टीज की दोस्तों, और ये बहुत खतरनाक चुनौती है। तो इसमें सुधार की बात ये बोलते हैं कि क्रिमिनल्स को बैन करो, क्रिमिनल्स को क्या करो, बैन कर दो, सही है। बोलते हैं वुमेन को 1/3 रिजर्वेशन दो, वुमेन को भी आगे बढ़ाओ, 1/3 क्या दो, रिजर्वेशन दो। लोकल गवर्नमेंट मिल चुका है, बाकी की भी डिमांड कर रहे हैं। और दोस्तों ये बोलते हैं कि कोई भी बड़ी कंपनी
और कोई भी बड़ा पर्सन इसके कांटेक्ट में पार्टी नहीं आनी चाहिए। अगर इसके कांटेक्ट में पार्टी आ गई तो कांटेक्ट मींस ये नहीं कर रहा, इसके अनुसार पार्टी नहीं चलनी चाहिए। जैसे बहुत आज बोलते हैं ना कि मोदी जी तो अडानी के लिए काम कर रहे हैं, मोदी जी तो अडानी यानी व्यक्ति के पर्सन, या मोदी तो अडानी की कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। पार्टी किसी इनके कंट्रोल में आनी चाहिए, फिर तो दिक्कत हो जाएगा। अगर पार्टी इसके कंट्रोल में आ गई तो फिर देश, फिर क्या डेमोक्रेसी की बात करो। 9th में तुम बोल रहे हो कि वही बंदा डिसीजन ले जिसको जनता चुने, लेकिन यार डिसीजन तो फिर कंपनी लेगी, अपने अनुसार चलाएगी, कंपनी दबा के पैसा दे देगी और लीडर को बोले कि मेरे अनुसार चलना है। मान लो कोई पावरफुल व्यक्ति है उसके कंट्रोल में आ जाएगा, तब तो फिर डेमोक्रेसी खत्म है। डेमोक्रेसी सुधार के बाद डेमोक्रेसी खत्म है, तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, किडनैप्स वगैरह को बैन करो। बोलते अच्छे लोगों को इसमें एंट्री दिलवाओ, अच्छी छवि हो जिनकी। ठीक है, अच्छी छवि वाले क्या लेने चाहिए, पॉलिटिक्स में आने चाहिए, पॉलिटिक्स में आने चाहिए। तो ये सारे पॉइंट डिस्कशन करता है दोस्तों कि पॉलिटिकल पार्टीज की ये चुनौतियां हैं और ये आपकी क्या है, सुधार, ये होने ही चाहिए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, मैं देख लो वीडियो सही से बन रही है या फिर नहीं, क्योंकि दोस्तों स्पेस थोड़ा कम है फोन में। 27 मिनट तक बन चुकी है वीडियो, कुछ देर रह रही। हाँ चलो, वीडियो सर बन रही है। और दोस्तों एक दो पॉइंट आप लिख सकते हो कि एक चुनौती ये भी है कि बहुत ना दल बदल भी होता है। वैसे अब दल बदल पर रोक लग रही है, तो दल बदल यानी डिफेक्शन। ठीक है, दल बदल पार्टी को बहुत चेंज करते हैं। जैसे आज बीजेपी है तो बीजेपी का झंडा लेके पूरा हर हर मोदी घर घर मोदी करके घूम लिए। अब कांग्रेस से बड़ा ऑफर मिल गया तो अपने घर से मोदी कांग्रेस में चले गए। तो यहाँ बोलते हैं कि दल बदल पे रोक वगैरह लगाओ, दल बदल नहीं होना चाहिए। ठीक है, डिफेक्शन लॉ लेगा तो बहुत सारे डिफेक्शन लॉ आए हैं, उससे बहुत रोक भी लगी है। और ये बोलते हैं कि मैनेजमेंट अच्छे से करो, बहुत पैसा खर्च होता है इलेक्शन में। तो पार्टी कितना पैसा खर्च कर रही है, इसका मैनेजमेंट भी होना चाहिए, मैनेज भी होना चाहिए। अगर रियल में देखो पार्टीज, तुम्हें पता है कि पार्टीज को इतना पैसा मिलता है इलेक्शन के लिए, पार्टी उससे ज्यादा खर्च कर देती है, अपना पैसा लगा लेती है, एकदम दबा के अपना पैसा लगाएगी और खर्च करेगी। दारू की बोतलें बांट दी दबा के, और जितनी भीड़ चाहिए उससे ज्यादा भीड़ ला के प्रचार करवा दिया, पैसे बंटवा दिए, ये करवा दिए, वो करवा दिए। इसलिए इलेक्शन कमीशन बहुत टाइट रहता है। इतनी गाड़ियां निकलनी चाहिए, इतनी गाड़ियों में इतना पैसा होना चाहिए, इससे ज्यादा मिला तो फिर आपको फिर नॉर्मल बंदा बना देंगे आपको पूरी लैट में। इलेक्शन कमीशन बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है। राष्ट्रपति उसको चुनने के बाद तो राष्ट्रपति की भी नहीं सुनेगा, राष्ट्रपति को भी शांत कर दिया कि अब आपका हो गया, अब मैं चुन गया, मैं अपने हिसाब से चलाऊंगा। तो इलेक्शन कमीशन की बहुत पावर होती है, सबको रुला देता है। नहीं तो सबको चाहेगा कि आप 2 दिन स्पीच नहीं दे सकते, बैन करते तो नहीं दे सकते, उसके बाद आप स्पीच देते पकड़े गए तो बोलेगा कि ये लो 5 साल तक चुनाव नहीं लड़ोगे। और अब समझो हालत खराब हो जाती है, तो डर के रहते हैं, एकदम शांत रहते हैं। तो ये आपके इंपॉर्टेंट दोनों क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसको एकदम अच्छी तरीके से कर लेना दोस्तों। अब हम पार्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं, उसके बाद हमारा चैप्टर हो जाएगा खत्म। और ये इंपॉर्टेंट पार्टीज है जो मैंने पहले लिख लिया, क्योंकि ज्यादा दोस्तों ज्यादा वो नहीं है, आराम से जल्दी खत्म हो जाएगा और ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें कुछ है नहीं और क्वेश्चन ज्यादा पूछता भी नहीं है। ठीक है, तो जल्दी हम समझते हैं सबसे पहले कांग्रेस के बारे में। कांग्रेस बनी थी 1885 में, इसको बनाया था A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। शुरुआत में क्या था, इसको जन समर्थन सही मिला। 1947 से खतरनाक राज करा इसने, 1947 से 1989 तक दबा के राज करा। बहुत सीटें मिलती थी, इतनी सीटें कि हालत खराब हो जाती है उतनी सीटें लाने में प्रेजेंट में। 1989 के बाद इसका जन समर्थन गिर गया, जनता ने इसको पसंद करना बंद कर दिया और अलायंस गवर्नमेंट स्टार्ट हो गई। अब ये मत बोलना अलायंस गवर्नमेंट क्या बोलता है, क्या होता है अलायंस गवर्नमेंट। जब 2-3 पार्टी आपस में मिलकर सरकार बनाती है तो उसको अलायंस गवर्नमेंट बोलते हैं। प्रेजेंट के अंदर दोस्तों अलायंस गवर्नमेंट चल रही है। अब ये कैसे होता है, क्या होता है, चलो मैं तुम्हें हल्का सा गठबंधन सरकार बता देता हूँ, कैसे गठबंधन सरकार दोस्तों बनती है। ठीक है, तो आपके थोड़े कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो मैं गठबंधन सरकार का थोड़ा डिस्कशन कर देता हूँ। अलायंस गवर्नमेंट यानी गठबंधन सरकार। बस मेरे को ये डर लग रहा है दोस्तों स्पेस हो गया कि वो ना हो जाए, वीडियो बंद ना हो जाए। अलायंस गवर्नमेंट, चलो मैं एक काम करता हूं दोस्तों, पहले ये करवा लेता हूं, फिर उसके बाद मैं दोबारा वीडियो बनाऊंगा। तो हम बात कर रहे थे गठबंधन सरकार, अलायंस गवर्नमेंट। तो अलायंस गवर्नमेंट को डिस्कस करने के लिए हमें समझना पड़ेगा दोस्तों संसद के बारे में। तो संसद दोस्तों देश लेवल पे कानून बनाते हैं। देश के लिए कानून कौन बनाएगी, संसद यानी पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के 2 घर, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में टोटल बैठते हैं MP 543 और यहाँ बैठते हैं 245। तो मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने बोला संसद होती है इंग्लिश में पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में दोस्तों पार्लियामेंट क्या बनाती है दोस्तों, देश के लिए कानून बनाती है। देश में कोई भी कानून बनना पूरा देश फॉलो करेगी पार्लियामेंट के कानून को। बनाएगी कौन, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में टोटल MP बैठेंगे 543 मतलब नेता, और यहाँ बैठेंगे 245। अगर आपको देश लेवल पे सरकार बनानी, राज्यसभा में आपको 0 सीट चाहिए, लोकसभा में सीट चाहिए 543, 5 4 3 ऐसे याद रखना। 543 सीट नहीं चाहिए। अब देखो 543 में से आपको जीतने के लिए चाहिए, अगर आपको सरकार बनानी तो चाहिए 50% + 1। कितना चाहिए, 50% + 1। तो 543 का 50% कितना होगा, पहले 500 का आधा करो 250, 40 का आधा करो 20, तो 270 हो गया। और 3 का आधा करो तो 2 इधर भेज दो, 3 का आधा 272। अगर मतलब टोटली निकालोगे तो 272 आएगा। इसका मतलब जिसको भी सरकार बनानी है उसको कितनी सीट चाहिए, 272। तो
तो 2019 के अंदर बीजेपी की सीट आई थी 303। तो बताओ सरकार बन जाएगी? बन जाएगी, क्योंकि 272 ही चाहिए और आगे 303 सरकार बन गई। अभी 2024 के इलेक्शन में उसकी सीट आई है 240। कितनी आई है? 240। सरकार बन पाएगी? नहीं बन पाई, 32 सीटें कम पड़ रही है। तो अब सरकार बनाएगी, अब बीजेपी करेगी गठबंधन 2-3 पार्टियों के साथ, ठीक है। तो अब जैसे एग्जांपल में लेना चाहूं तो एग्जांपल जैसे मान लो पार्टी ले लो, एग्जांपल बीजेपी ले लो, कांग्रेस, बीएसपी, ठीक है, और मान लो बीएसपी हो गई, आरजेडी, ठीक है, और आम आदमी पार्टी, ऐसे बहुत सारी पार्टियां हैं। तो अब नॉर्मल मान लो बीजेपी को सीट मिली 250, इसको मान लो मिली 100, इसको मिली 100, 400, 450, 500 और इसको मिली 43। अब देखो किसी की भी सरकार बन पा रही है? नहीं बन पा रही। तो अब गठबंधन करेगा तो बीजेपी को मौका मिलेगा। तो बीजेपी गठबंधन मारेगी मान लो बीएसपी के साथ। बीएसपी को फोन में आया कि हम आपको इतने करोड़ रुपए देंगे, आपके हर एक एमपी को इतने करोड़ देंगे, एक आध को मिनिस्टर बना देंगे, हमारे साथ मिल जाओ। तो ये खुश होकर इसके साथ मिल जाएगा। टोटल सीट हो गई 350। क्या सरकार बन जाएगी? बन जाएगी, क्योंकि सरकार बनाने के लिए चाहिए 272, आ गए 350। इसका मतलब 2 या 2 से ज्यादा पार्टी आपस में मिलकर गवर्नमेंट बनाती है, उसे ही बोलते हैं अलायंस गवर्नमेंट। क्या बोलते हैं? अलायंस गवर्नमेंट। तो प्रेजेंट की जो सरकार चल रही है वो अलायंस गवर्नमेंट की सरकार चल रही है। जैसे कि मैं बात करूं कि भैया ये बता दो कि बीजेपी का कौन सा गठबंधन है, तो बीजेपी ने अपना गठबंधन पहले बना रखा है, इसका नाम है एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। और आपकी कांग्रेस जो है उसका पहले गठबंधन था यूपीए, ठीक है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। और अभी प्रेजेंट में गठबंधन हो गया इंडिया। कौन सा गठबंधन हो गया? इंडिया। इसकी फुल फॉर्म आप जरूर एक बार लिख के भेजे मेरे को, ठीक है, कमेंट में कि इंडिया की फुल फॉर्म क्या है। तो प्रेजेंट में गठबंधन ये है और पहले गठबंधन ये था। अब आ जाओ अपनी नॉर्मल पार्टीज पे जो हम डिस्कस कर रहे थे। अलायंस गवर्नमेंट आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, आ जाओ। तो सबसे पहले हमें समझ आ गया दोस्तों, कांग्रेस पार्टी बनाई थी एओ ह्यूम ने 1989 के बाद। अलायंस गवर्नमेंट का दौर स्टार्ट हो गया था और कांग्रेस धीरे धीरे खत्म हो रही थी, ठीक है। उसके बाद इसकी विचारधारा मिडिल क्लास को लेके थी कि मिडिल क्लास अच्छा हो। गरीबों को शुरुआत में समाजवाद को बहुत फॉलो करती थी कि समाज आगे बढ़ना चाहिए, समाज का हर एक व्यक्ति आगे बढ़ना चाहिए। और 2019 में इसको टोटल कितनी सीट मिली थी? 52 सीट मिली थी। और प्रेजेंट में अभी इसको 100 के आसपास सीट मिल चुकी है, ठीक है, लगभग 100 के आसपास। और इसका गठबंधन यूपीए था 2004 से 2014, ये दोबारा से आई थी और दोबारा से जीत रही थी। इस टाइम मनमोहन सिंह की सरकार थी, ठीक है। मनमोहन सिंह देश के प्राइम मिनिस्टर थे, मनमोहन सिंह। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी आए थे, है ना, मनमोहन सिंह। तो ठीक ठाक चली थी कांग्रेस सरकार। ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता, यही सब है, आपको ज्यादा पढ़ना भी, ज्यादा डिस्कस भी नहीं करना, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हम बात करें दोस्तों बीजेपी की, तो बीजेपी जो है 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसका गठन करा था। 1951 से 1980 बहुत अच्छे तरीके से चली, ज्यादा इसको लोग जानते नहीं थे। 1980 में दोबारा रिवाइव हुई, मतलब बहुत अच्छे तरीके से 1980 के बाद इसने काम स्टार्ट हुआ, बढ़िया से पार्टी चलने लगी 1980 के बाद। उसके बाद ये राष्ट्रवाद को फॉलो करती है, देश के प्रति बहुत प्रेम भावना रखती है, अपने राष्ट्र से बहुत प्यार करती है और जनता को भी ये सारी चीजें फॉलो करवाने की कोशिश करती है। जम्मू कश्मीर को जो स्पेशल राइट्स मिले थे आर्टिकल 370, इसका मैं डिस्कशन हल्का सा करके आपको मजा आ जाएगा बढ़िया तरीके से। आर्टिकल 370 क्या है दोस्तों? हमारा जो इंडिया था ना, हमारा इंडिया, ठीक है, ये जम्मू कश्मीर वाला इलाका है, उधर है पाकिस्तान। 1947 में क्या हुआ था? जैसे ही भारत आजाद हुआ था ना, पाकिस्तान ने हमारे जम्मू कश्मीर में क्या कर दिया था? अटैक कर दिया था। और जैसे ही जम्मू कश्मीर पर अटैक करा, उस टाइम हमारे हरि सिंह क्या थे दोस्तों? उस टाइम हरि सिंह यहाँ के राजा थे। और इसकी जो चाबी थी, जो पूरे ये हरि सिंह जिसके कंट्रोल में रहता था, उनका नाम था शेख अब्दुल्ला। क्या नाम था? शेख अब्दुल्ला। तो हरि सिंह ने क्या करता, चला रहा था, चलाते चलाते ये बोल रहा था कि देखो हम किसी, देखो इंडिया, अगर हमें बहुत पीछे जाना पड़ेगा, हम यहीं से डिस्कस कर लेते हैं, इससे आपको जल्दी समझ आता है। हम जम्मू कश्मीर टू जम्मू कश्मीर बात करते हैं, बेसिक इसका बेसिक डिस्कशन नहीं करें क्योंकि क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब क्या होने लगा, पाकिस्तान ने अटैक करा, हरि सिंह डर गए। हरि सिंह ने बोला कि हम भारत में शामिल होने के लिए रेडी है। पहले भारत में शामिल नहीं हो रहा था, ये बोल रहा था कि हम अलग देश बनाएंगे। जम्मू कश्मीर बोल रहा था हम अलग देश बनाएंगे, हम भारत में शामिल नहीं होंगे। और जनता चाहती थी पाकिस्तान में शामिल हो जाओ। तो पाकिस्तान की जिन्ना ने अटैक कर दिया जम्मू कश्मीर के ऊपर, वहां का प्राइम मिनिस्टर था, इन्हें अटैक करा। अटैक करने के बाद इसने क्या करा, यहाँ की बहुत औरतों को उठा के ले जा रहा था और बोला था हम सबसे शादी कर लेंगे, सबको उठा के ले जा रहा था। फिर उसके बाद हरि सिंह डर गए, उन्होंने बोला कि हम बाद में मिलने के लिए रेडी है, और वो भारत में मिल गया। और जैसे भारत में मिला, उसने बोला मेरी कुछ शर्त है, जितना भी इंटरनल मामला होगा मैं संभालूंगा, जितना भी एक्सटर्नल मामला होगा वो आप संभालोगे। इंटरनल मामले का मतलब मेरा यह है कि भारत अपना जम्मू कश्मीर का एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा। अगर भारत जम्मू कश्मीर पे कुछ कानून लागू करना चाहेगा तो यहाँ की सरकार से पूछना पड़ेगा। प्लस में यहाँ के सीएम को सीएम नहीं बोलोगे, यहाँ के सीएम को आपको प्राइम मिनिस्टर बोलना पड़ेगा। अपना इसका फ्लैग रहेगा जिसपे बगुला छपा हुआ था, ठीक है। तो इसका अपनी सारी चीजें थी और भारत का कोई भी कानून वहां पे लागू नहीं होता था। वहां पे आप जमीन नहीं खरीद सकते, वहां की महिलाओं से आप शादी नहीं कर सकते। मतलब जम्मू कश्मीर दिखने में एक भारत का स्टेट था, लेकिन अपने आप में अंदर बना बनाया क्या था दोस्तों? देश।
तो ये था जम्मू कश्मीर। आज जब ये आर्टिकल 370 स्पेशल राइट से इसके खिलाफ थी बीजेपी, तभी बीजेपी ने आर्टिकल 370 को खत्म करा बहुत बेहतरीन तरीके से। इस पे हम कभी और डिस्कस करेंगे, लेकिन आर्टिकल 370 आपको क्लियर होगा क्या था, ठीक है। इसको कैसे खत्म करा, क्या करा, इसको हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। धर्म परिवर्तन के खिलाफ है, मतलब ये जो चाहती है हिंदू है वो हिंदू रहे, जो मुस्लिम है वो मुस्लिम रहे, किसी का धर्म परिवर्तन ना हो, ठीक है। तो तभी आरएसएस वगैरह बना रखी है, उस पर काम वगैरह करती है। उसके बाद बीएसपी दोस्तों बहुजन समाज पार्टी, ठीक है। ये कांसीराम ने 1984 में इसका गठन करा था। आप बीएसपी आप शुरू से देखते हो कि जितने भी दलित होते हैं, जो भी आदिवासी होते हैं, मतलब जो भी पिछड़ी जाति के लोग हैं, जो भी आगे नहीं निकल पाए, जिनको एजुकेशन से वंचित रखा गया, इन सब के लिए काम करती है। उस सब में सब आ जाएंगे, दलित आ जाएंगे, आपके आदिवासी आ जाएंगे, पिछड़ी जाति के लोग आ जाएंगे, धार्मिक अल्पसंख्यक मतलब होता है माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक मतलब क्या होता है माइनॉरिटी, माइनॉरिटी का मतलब होता है कम, जो भी कम। जैसे मान लो आपकी क्लास में 20 बॉयज हैं और 10 गर्ल्स हैं, तो गर्ल्स हो जाएगी माइनॉरिटी। तो ये माइनॉरिटी के लिए काम करता है, ठीक है, नॉर्मल सी बात है। यूपी में इसको ठीक ठाक समर्थन मिलता है, और इसकी विचारधारा किससे मिलती है, पेरियार हो गए, अंबेडकर जी हो गए, महात्मा फुले हो गए, समाज, ये लोग दलितों और नीची कास्ट के लोग और ऐसे लोग जो कि समाज से बहुत पिछड़ गए, इनके लिए काम करते हैं। तो नॉर्मल सा है दोस्तों, ये जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते और हल्का, और आपको समझ तो अच्छे जा रहा होगा। कम्युनिस्ट पार्टी, पहले एक पार्टी थी सीपीआई। ये सीपीआई जो पार्टी थी टूटी 1964 में। कब टूटी? 1964। तो 1964 में दो पार्टियां बनी, एक बनी सीपीआई और एक बनी सीपीआईएम, ठीक है, मार्क्सवाद। तो 1964 में पार्टी बनती है, और ये पार्टी की विचारधारा है समाजवाद को फॉलो करना दोस्तों, सोशलिज्म को फॉलो करना। धर्मनिरपेक्ष हो गया आपका, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष मतलब होता है सभी धर्मों इक्वली मानना, ठीक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्म को इक्वली मानना। उसके बाद आपका लोकतंत्र हो गया, डेमोक्रेसी को फॉलो करती है। राज्यवाद और सांप्रदायिकता, सांप्रदायिकता होता है कम्युनलिज्म, और इसको बोलते हैं साम्राज्यवाद को इंपेरियलिज्म, ठीक है। सांप्रदायिकता ने कम्युनलिज्म मतलब, सांप्रदायिकता मतलब होता है जब आप एक धर्म को, अपने धर्म को सुप्रीम मानने लग जाते हो और दूसरे धर्म की बुराई करने लग जाते हो, उसे सांप्रदायिकता बोलते हैं। और इसी बेस पे जब दंगे होते हैं तो उसे सांप्रदायिक दंगे बोलते हैं। तो सांप्रदायिकता क्लियर हो गया, जब आप अपने धर्म को सर्वोपरि मान के दूसरे धर्म की बुराई करते हो तो ये विचारधारा सांप्रदायिकता यानी कम्युनलिज्म कहलाती है। और इसी बेस पे, धर्म के बेस पे जब दंगे होते हैं तो वो सांप्रदायिक दंगे कहलाते हैं। साम्राज्यवाद का, इंपेरियलिज्म का मतलब है जब आप और किसी का साम्राज्य अपने कंट्रोल में रहते हो, उस पर कब्जा कर लेते हो। तो इस चीज के बिल्कुल विरोध काम करती है कौन? सीपीआईएम। सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात करती है, सोशल और इकोनॉमिकल, सबको जस्टिस मिलना चाहिए, किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए, किसी के साथ चीजें गलत नहीं होनी चाहिए, ये सब की बात करती है कौन? आपकी सीपीआईएम, ठीक है। वेस्ट बंगाल, केरला और त्रिपुरा में इसको गंदा समर्थन मिलता है दोस्तों, गंदा सपोर्ट है। आम आदमी पार्टी 2011 में गठन हुआ, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अन्ना हजारे के टाइम पे आंदोलन वगैरह में बैठे थे, तो उस टाइम पे जो आपके केजरीवाल थे वो भी उनके साथ मिल गए थे अन्ना हजारे के साथ। बाद में उन्होंने एक पार्टी का गठन करा था, आम आदमी पार्टी, और बोला था कि मैं पूरे भारत से भ्रष्टाचार को खत्म कर दूंगा। उन्होंने दिल्ली से शुरुआत करी थी, इसी बेस पे उनकी पार्टी बन गई थी, और ठीक ठाक पहले तो सीटें कम मिली थी, गठबंधन के साथ सरकार बनी, उसके बाद उन्होंने रिजाइन दिया, फिर उनको 70 में से लगभग 67 के आसपास सीटें मिल गई थी इलेक्शन के अंदर। तो आम आदमी पार्टी ने काम स्टार्ट करा, तो भ्रष्टाचार, और बहुत भ्रष्टाचारी लोगों उन्होंने पकड़ाया था 20 से ऊपर, ठीक है। तो भ्रष्टाचारी के विरोध में बहुत सारे आंदोलन करे थे। अभी लोकसभा में 2019 में लगभग इसको 1 सीटें मिली थी, और अब धीरे धीरे इसका वर्चस्व बढ़ रहा है। बाकी दिल्ली से तो खत्म कर दिया बीजेपी ने एकदम, ठीक है। पंजाब में थोड़ा इसका वर्चस्व है। अब एनपीपी की बात करें तो नेशनल पीपल्स पार्टी, फुल फॉर्म क्या है? नेशनल पीपल्स पार्टी। तो ये श्री पीए संगमा, ठीक है, श्री पीए संगमा के द्वारा बनाई थी। 2013 में इसका गठन हुआ था। पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो जो आपका भारत का पूर्वोत्तर वाला साइड है दोस्तों, ये वाला साइड है पूर्वोत्तर, पूर्व उत्तर, पूर्व की साइड उत्तर मतलब ईस्ट, पूर्व ईस्ट हमारा हमेशा सीधा होता है, तो ये ईस्ट की बात हो रही है, और पूर्व यानी उत्तर, सॉरी पूर्वोत्तर, ठीक है, पूर्व और उत्तर, तो मतलब पूर्वोत्तर की बात हो रही है, पूर्व की साइड उत्तरी भाग में बात हो रही है। तो ये फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी थी वहाँ की, और ये डाइवर्सिटी पे विश्वास रखती है कि डाइवर्सिटी होनी चाहिए रियल में, और ये बात करती है कि सभी वर्गों को सशक्त यानी सभी वर्गों को पावरफुल बनाना है, और शिक्षा पे बहुत ज्यादा काम करना है। तो अच्छी विचारधारा है। बाकी लगभग मेरे को सबकी विचारधारा ठीक ठाक ही लगी, बस काम होना चाहिए और कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 4 जो पॉलिटिकल पार्टी है, अपने बहुत समय में पॉलिटिकल पार्टी को, बहुत कम समय में पॉलिटिकल पार्टी को खत्म कर दिया है। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 5, फिर मैं पढ़ा दूंगा चैप्टर 2 और चैप्टर 3। तो इस चैप्टर को पूरी तरीके से टिप पे कर लेना, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, मेरी गारंटी है। अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दबा के शेयर करें, सब्सक्राइबर बढ़वाओ। बाकी अच्छे व्यूज आएंगे तो मैं और अच्छे से और अच्छे क्या मस्त चल रहा है, और एकदम बढ़िया बढ़िया जल्दी जल्दी वीडियो बना दूंगा। जिस देखो 11th के व्यूज ज्यादा आने लग गए तो 11th की वीडियो बनाऊंगा, 10th के जिसमें कॉन्फिडेंस आता जाएगा उसकी वीडियो बनाता जाऊंगा, ठीक है। कॉन्फिडेंस की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, बात हो रही है दोस्तों, थोड़ा समझो आप लोग भी, ठीक है। तो वीडियो दबा के एकदम शेयर करो, और जैसे जैसे बच्चे जुड़ते जाएंगे, व्यूज जिसमें ज्यादा आएंगे, मोटिवेशन उतना आएगा, जितना ज्यादा मोटिवेशन आएगा उतनी ज्यादा वीडियो पढ़ाने लग जाऊंगा, ठीक है। उसी की ज्यादा वीडियो बनाऊंगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, टाटा बाय बाय।